वो एक इतवार का दिन था, परिवारों के लिए, ट्रैवल के लिए, मिलने जुलने का दिन। 329 लोग एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क में मॉन्ट्रियल से दिल्ली के लिए लंदन होते हुए सवार हुए। यात्री, जिनमें ज्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे, उम्मीद और एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। बोइंग 747 अटलांटिक के ऊपर से उड़ रहा था, 31,000 फीट की ऊंचाई पर। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बच्चे हंस रहे थे, पेरेंट्स रिलैक्स कर रहे थे, क्रू चुपचाप काम कर रहा था। लेकिन कार्गो होल्ड में एक आम सूटकेस के अंदर एक टाइमर टिक टिक कर रहा था। अचानक फ्लाइट 182 को रिप्रेजेंट करने वाला ब्लिप आयरिश रडार स्क्रीन से गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस सन्नाटा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने कांटेक्ट फिर से बनाने की बेताब कोशिश की, कोई जवाब नहीं। प्लेन बस गायब हो गया था। असल में फॉरवर्ड कार्गो बे में एक बम फटा था, जिसने एयरक्राफ्ट को चीर दिया था। आयरलैंड के तट से दूर अटलांटिक के ठंडे पानी में मलबा और लाशें गिरने लगीं। सभी 329 लोग, 268 कनाडाई, 27 ब्रिटिश, 24 भारतीय तुरंत मारे गए। कोई जिंदा नहीं बचा था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह आतंकवाद का एक जानबूझकर किया गया काम था। कनाडाई इतिहास में सबसे घातक। आसमान, जो कभी सपनों का रास्ता था, कब्रिस्तान बन गया। दुनिया को जल्द ही पता चल जाएगा, यह आसमान में हुआ एक नरसंहार था। कनिष्क की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। यह साजिश इंडिया में नहीं, कनाडा में शुरू हुई थी। आतंकवादियों ने एक लूप होल का फायदा उठाया, बम वाला सूटकेस चेक इन करना, फिर फ्लाइट में सवार न होना। 1980 के दशक में सिक्योरिटी ढीली थी, बैग बिना किसी के साथ ट्रैवल कर सकते थे। बम वैंकूवर में चेक इन किया गया था, टोरंटो और मॉन्ट्रियल से होते हुए, और आखिरकार फ्लाइट 182 में लौट किया गया। टिकट एम सिंह के नाम से खरीदा गया था, जो कभी बोर्ड नहीं हुए। सूटकेस एयरपोर्ट से गुजरा, एक टिक टिक करता टाइम बम। चेक इन पर एजेंट हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार बैग को दिल्ली तक टैग करने की परमिशन दे दी। यात्रियों को अपने सामान के साथ उड़ान भरने का नियम नजरअंदाज कर दिया गया। सूटकेस के अंदर एक बम, जिसे ऊंचाई पर फटने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो। आतंकवादी सिर्फ मारना नहीं चाहते थे, बल्कि प्लेन को तबाह करना और आतंक का एक मैसेज छोड़ना चाहते थे। सिस्टम के भरोसे को हथियार में बदल दिया गया। एक साधारण अनदेखा सूटकेस नफरत का एक जरिया बन गया। बम का सफर जितना कैलकुलेटेड था, उतना ही बेरहम भी। सैकड़ों लोगों की किस्मत लापरवाही के एक ही काम से तय हो गई थी। दुनिया जल्द ही इस घातक चूक के नतीजे देखेगी। कनिष्क के जमीन से उड़ान भरने से पहले ही वह बर्बाद हो चुकी थी। यह बम धमाका खालिस्तान आंदोलन के चरमपंथियों ने किया था, जो एक अलग सिख होमलैंड चाहते थे। कनाडा में बब्बर खालसा के लीडर तलवार सिंह परमार इस साजिश के मास्टरमाइंड थे। इंद्रजीत सिंह रेयात, एक ऑन्टो मैकेनिक, ने बम बनाए थे। रेयात ने डायनामाइट, ब्लास्टिंग कैप्स खरीदे और टाइमिंग डिवाइस बनाए। साजिशकर्ताओं ने ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में अपने बॉम्बों का टेस्ट किया, CSIS की निगरानी में। एजेंटों ने टेस्ट एक्सप्लोजन की आवाज सुनी, लेकिन उसकी अहमियत को समझ नहीं पाए। परमार और रेयात के साथ अजब सिंह बागरी, एक जोशीले वक्ता, और रिपुदमन सिंह मलिक, एक अमीर सपोर्टर भी थे। उन्होंने कनाडा की आजादी का फायदा उठाकर दूर से भारत के खिलाफ जंग छेड़ी। यह साजिश बहुत सटीक थी, विचारधारा बेरहम। ये लोग सैनिक नहीं थे, ये आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादी थे। उनके कामों ने परिवारों को तबाह कर दिया और 2 देशों को जख्म दिए। बम हमलावरों का मानना था कि उनके मकसद के लिए बड़े पैमाने पर हत्या करना जायज था। उनकी साजिश एविएशन टेरर की सबसे भयानक घटनाओं में से एक बन जाएगी। दुनिया जल्द ही उनके नाम जान लेगी, लेकिन इंसाफ मिलना मुश्किल रहेगा। प्लान और भी ज्यादा खतरनाक था। एक डबल अटैक, 2 बम, 2 एयर इंडिया की फ्लाइट्स, 2 कॉन्टिनेंट्स। दूसरा बम एल सिंह द्वारा चेक इन किया गया, वैंकूवर से टोक्यो के लिए भेजा गया, जिसका मंजिल एयर इंडिया फ्लाइट 301 थी। पहले की तरह बैग बिना किसी के साथ ट्रैवल किया। दोनों बॉम्बों को हवा में फटने के लिए टाइम सेट किया गया था, लेकिन टोक्यो में प्लान फेल हो गया। बम नारिता एयरपोर्ट पर एक बैगेज कार्ट में जल्दी फट गया। 2 जापानी बैगेज हैंडलर मारे गए, 4 अन्य घायल हुए। अगर फ्लाइट में देरी न होती तो 177 और जाने जा सकती थीं। नारिता ब्लास्ट से अहम सबूत मिले, बम के टुकड़े
एक सैन्यो ट्यूनर और रियाद से सीधा लिंक। इनक्वायरीकर्ताओं को आखिरकार एक पक्का सुराग मिल गया। टोक्यो में नाकाम हमला साजिश को उजागर करने में मदद कर गया। टोक्यो में हुई त्रासदी, हालांकि भयानक थी, ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। हालांकि कनिष्क इतनी भाग्यशाली नहीं थी। कनिष्क की जांच नाकामियों का एक सिलसिला थी। खालिस्तानी खतरों के बारे में भारतीय खुफिया जानकारी की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। सीएसआईएस और आरसीएमपी डॉट्स को जोड़ने में नाकाम रहे, जब तक बहुत देर नहीं हो गई थी। संदिग्धों की वायर टैप रिकॉर्डिंग सहित अहम सबूत सीएसआईएस द्वारा नष्ट कर दिए गए। इस गलती ने अभियोजन को कमजोर कर दिया। सीएसआईएस और आरसीएमपी के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण जानकारी का खराब आदान प्रदान हुआ और लीड्स छूट गईं। गवाहों के साथ गलत व्यवहार किया गया, सबूत गुम हो गए और जांच दशकों तक खींचती रही। परिवारों ने दर्द में देखा, क्योंकि न्याय उनके हाथ से फिसल रहा था। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बना सिस्टम हर मोड़ पर फेल रहा। जांच नौकरशाही की गड़बड़ी का प्रतीक बन गई। सच्चाई लाल फीता शाही और प्रतिद्वंद्विता के नीचे दफन हो गई। पीड़ितों के परिवारों के लिए ये नाकामियां दूसरी धोखेबाजी थीं। कीमत सिर्फ प्रोसीजरल नहीं थी, यह बहुत ही मानवीय थी। लगभग 20 साल बाद मुख्य ट्रायल 2003 में शुरू हुआ। रिपुदमन सिंह मलिक और अजब सिंह बागरी पर हत्या के 329 आरोप लगे। अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर था, अहम सबूत नष्ट कर दिए गए थे। ट्रायल लगभग 2 साल तक चला, जिसमें परिवार न्याय की उम्मीद कर रहे थे। 2005 में दोनों पुरुषों को बरी कर दिया गया। जज ने सबूतों को अविश्वसनीय पाया। केवल इंद्रजीत सिंह रियात, बम बनाने वाले को दोषी ठहराया गया, जिसने हत्या और झूठी गवाही के लिए कम सजा काटी। कथित मास्टरमाइंड परमार पर कनाडा में कभी मुकदमा नहीं चला और बाद में भारत में मार दिया गया। नरसंहार के लिए किसी को भी पूरी तरह से जवाबदेह नहीं ठहराया गया। परिवारों को गुस्सा और दिल का दर्द मिला। न्याय सिर्फ नहीं मिला, उसे हरा दिया गया। कानूनी व्यवस्था क्लोजर देने में नाकाम रही। कनिष्क केस जांच और न्यायपालिका के पतन की एक चेतावनी भरी कहानी बन गया। अन्याय के जख्म दशकों तक बने रहेंगे। 40 साल बाद भी परिवारों का दुख वैसा ही है। उनका दर्द अन्याय और धोखे की भावना से और गहरा हो गया है। बहुत से लोग मानते हैं कि जांच में सिस्टमैटिक रेसिज्म था, क्योंकि ज्यादातर पीड़ित भारतीय मूल के थे। उन्होंने देखा कि कैसे सबूत नष्ट किए गए और संदिग्धों को बरी कर दिया गया। न्याय के लिए उनकी लड़ाई दशकों तक चली। हर 23 जून को स्मारक सभाएं होती हैं, लेकिन बहुतों के लिए याद करना काफी नहीं है। कनाडा में खालिस्तानी हस्तियों का महिमा मंडन एक लगातार सताने वाली